नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम जियोग्राफी और सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अगर आप गहराई से सोचें तो पूरी दुनिया का हर कॉन्सेप्ट, चाहे वो रिसोर्सेज हो, इकोनॉमी हो, डेवलपमेंट हो या सोसाइटी, इन सबका केंद्र बिंदु केवल और केवल इंसान ही है। बिना मनुष्य के न तो रिसोर्सेज का कोई मतलब होता, न इकोनॉमी का कोई अस्तित्व होता और न ही सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर बनता। इसलिए पॉपुलेशन को हम जियोग्राफी का हार्ट भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझनी जरूरी है। मनुष्य केवल रिसोर्सेज का उपयोग करने वाला नहीं है, बल्कि वो रिसोर्सेज को बनाने वाला भी है। उदाहरण के लिए कोयला लाखों सालों से धरती के अंदर मौजूद था, लेकिन जब तक मनुष्य ने टेक्नोलॉजी और नॉलेज का उपयोग करके उसे एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, तब तक वो सिर्फ एक साधारण पत्थर था। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज की असली वैल्यू तब बनती है जब पॉपुलेशन उसे पहचानती है और उपयोग करती है। इसी तरह प्राकृतिक घटनाएं जैसे फ्लड, अर्थक्वेक या साइक्लोन अपने आप में केवल नेचुरल प्रोसेसेस हैं। लेकिन जब ये घटनाएं मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, तभी ये डिजास्टर्स बनती है। इसका सीधा मतलब है कि पॉपुलेशन ही वो फैक्टर है जो किसी घटना को महत्वपूर्ण बनाता है। अब अगर हम और गहराई से समझें तो पॉपुलेशन हमें कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देती है। किसी देश में कितने लोग रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सारी जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि रिसोर्सेज का उपयोग कैसे हो रहा है, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है और सोसाइटी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत में पॉपुलेशन के बारे में सबसे रिलायबल और साइंटिफिक डेटा हमें सेंसस ऑफ इंडिया से मिलता है, जो हर 10 साल में किया जाता है। इसका पहला प्रयास 1872 में हुआ था, लेकिन रेगुलर सेंसस 1881 से शुरू हुआ। ये सेंसस हमें पॉपुलेशन की साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन और कई अन्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए अगर हमें किसी देश को सही मायनों में समझना है तो हमें उसकी पॉपुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन ही हर डेवलपमेंट की फाउंडेशन होती है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और यह फैक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की कुल पॉपुलेशन लगभग 1210.6 मिलियन यानी 1.21 बिलियन थी। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर 7 में से एक व्यक्ति भारत में रहता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। भारत के पास दुनिया की केवल 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन यहाँ दुनिया की 17% से अधिक पॉपुलेशन रहती है। इसका मतलब है कि हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है और रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है और रिसोर्सेज सीमित होते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लेकिन पॉपुलेशन का बड़ा होना हमेशा डिसएडवांटेज नहीं होता। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी हो तो वही पॉपुलेशन एक पावरफुल ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है, जो देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसलिए पॉपुलेशन साइज को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। राज्य अनुसार वितरण। भारत में पॉपुलेशन समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि यह अनइवन तरीके से फैली हुई है। कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जबकि कुछ राज्यों में बहुत कम लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य है, जहां लगभग 199 मिलियन लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सिक्किम जैसे छोटे राज्य में केवल लगभग 0.6 मिलियन पॉपुलेशन है और लक्षद्वीप जैसे यूनियन टेरिटरी में तो केवल लगभग 64,000 लोग ही रहते हैं। अगर हम और गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि भारत की लगभग आधी पॉपुलेशन केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहती है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कुछ खास क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राजस्थान, जो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पॉपुलेशन केवल लगभग 5.5% ही है। इसका कारण ये है कि वहां का क्लाइमेट शुष्क है, पानी की कमी है और कई क्षेत्रों में डेजर्ट कंडीशंस हैं, जो लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते।
अब सवाल यह उठता है कि पॉपुलेशन कुछ क्षेत्रों में ज्यादा और कुछ में कम क्यों है? इसका उत्तर हमें 3 मुख्य फैक्टर्स में मिलता है: फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की। जिन क्षेत्रों में जमीन समतल होती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है क्योंकि वहां खेती करना आसान होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होता है। इसके विपरीत माउंटेनस रीजन्स जैसे हिमालयस में पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि वहां की टेरेन कठिन होती है और जीवन जीना मुश्किल होता है। क्लाइमेट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मॉडरेट क्लाइमेट यानी न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए केरला और कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां का क्लाइमेट प्लेजेंट होता है और रेनफॉल भी अच्छी होती है। सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सॉइल फर्टाइल होती है वहां एग्रीकल्चर अच्छी होती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और पॉपुलेशन बढ़ती है। इसी कारण गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। जहां इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है और लोग वहां माइग्रेट करने लगते हैं। इसी वजह से सिटीज और इंडस्ट्रियल रीजन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है क्योंकि इससे जीवन आसान हो जाता है। अंत में आते हैं सोशल फैक्टर्स पर। जहां एजुकेशन, हेल्थ केयर और अर्बन फैसिलिटीज बेहतर होती हैं, वहां लोग बसना पसंद करते हैं। अर्बनाइजेशन के कारण लोग विलेजेस से सिटीज की ओर माइग्रेट करते हैं, जिससे शहरों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां फर्टाइल सॉइल, एडिक्वेट वाटर और गुड फैसिलिटीज है। वहीं हिमालयस, डेजर्ट्स और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहां क्लाइमेट हार्श है, एक्सेसिबिलिटी कम है और डेवलपमेंट भी लिमिटेड है। विद्यार्थियों, जब हम पॉपुलेशन को समझते हैं तो केवल ये जानना काफी नहीं होता कि किसी देश में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह जानना भी बहुत जरूरी होता है कि वे लोग कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। सरल शब्दों में ये हमें बताता है कि किसी जगह पर भीड़ कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। भारत की बात करें तो 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी। इसका मतलब है कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 382 लोग रहते हैं। ये संख्या काफी ज्यादा है और इसी वजह से भारत दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड देशों में से एक माना जाता है। ज्यादा डेंसिटी का सीधा असर रिसोर्सेज पर पड़ता है क्योंकि ज्यादा लोग होने से जमीन, पानी, फूड और रोजगार पर प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी हर जगह समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा है जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम है। उदाहरण के लिए बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 1102 पर्सन्स है, जो बहुत ही ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में ये केवल लगभग 17 पर्सन्स है, जो बहुत कम है। ये डिफरेंस हमें ये समझने में मदद करता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है। अब सवाल यह आता है कि कुछ क्षेत्रों में डेंसिटी ज्यादा क्यों है और कुछ में कम क्यों? इसका उत्तर हमें फिजिकल कंडीशंस में मिलता है। जिन क्षेत्रों में फ्लैट लैंड, फर्टाइल सॉइल और एडिक्वेट रेनफॉल होता है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ जमीन उपजाऊ है, पानी की कमी नहीं है और खेती के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ लोग बड़ी संख्या में बसते हैं। इसी तरह केरला में भी अच्छी रेनफॉल और फर्टाइल लैंड के कारण डेंसिटी ज्यादा है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में रगड टेरेन यानी पहाड़ी और कठिन जमीन होती है या जहां क्लाइमेट अनफेवरेबल होता है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। जैसे हिमालयन रीजन में ठंडा मौसम, कठिन टेरेन और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण लोग कम बसते हैं। डेजर्ट एरियाज में पानी की कमी और एक्सट्रीम हीट के कारण पॉपुलेशन कम होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी डेंस फॉरेस्ट्स और पुअर एक्सेसिबिलिटी के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है। अगर हम इसे एनालिटिकल तरीके से समझें तो एक क्लियर रिलेशनशिप दिखाई देता है। रिलीफ, क्लाइमेट और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच गहरा संबंध है। जहां लैंडफॉर्म्स समतल होते हैं, क्लाइमेट मॉडरेट होता है और पानी की उपलब्धता अच्छी होती है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। वहीं जहां लैंडफॉर्म्स पहाड़ी या रेगिस्तानी होते हैं, क्लाइमेट हार्श होता है और रिसोर्सेज सीमित होते हैं, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी केवल एक नंबर नहीं है,
बल्कि यह हमें ये समझने में मदद करती है कि किसी क्षेत्र में रहने की कंडीशंस कैसी है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है और वहां डेवलपमेंट की संभावनाएं कैसी है। विद्यार्थियों, अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसका मतलब है समय के साथ पॉपुलेशन में होने वाला बदलाव। ये बदलाव इंक्रीज भी हो सकता है और कभी कभी डिक्रीज भी, लेकिन आमतौर पर हम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हमें ये समझने में मदद करती है कि किसी देश की पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज और ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट इंक्रीज का मतलब होता है किसी निश्चित समय अवधि में पॉपुलेशन में जो वास्तविक संख्या बढ़ी है। उदाहरण के लिए, अगर 2001 में पॉपुलेशन 100 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ हो गई, तो जो 21 करोड़ लोग बढ़े वही एब्सोल्यूट इंक्रीज कहलाता है। ये हमें एक्चुअल नंबर्स में वृद्धि को दिखाता है। दूसरी ओर, ग्रोथ रेट का मतलब होता है परसेंटेज में वृद्धि, यानी हर साल पॉपुलेशन कितने प्रतिशत बढ़ रही है। जैसे अगर ग्रोथ रेट 2% है, तो इसका मतलब है कि हर साल 100 लोगों में 2 लोग बढ़ रहे हैं। ये हमें ग्रोथ की स्पीड को समझने में मदद करता है, न कि केवल टोटल इंक्रीज को। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एब्सोल्यूट इंक्रीज और ग्रोथ रेट में अंतर। कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ रेट कम हो जाती है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट इंक्रीज ज्यादा रहता है। इसका कारण है इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन बेस। जब बेस पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, तो इवन स्मॉल परसेंटेज ग्रोथ भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ देती है। अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड को देखें, तो 1951 में पॉपुलेशन लगभग 361 मिलियन थी, जो 1981 में बढ़कर 683 मिलियन हो गई और 2011 में ये 1210.6 मिलियन तक पहुंच गई। इससे हमें पता चलता है कि 1951 से 1981 के बीच पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, जिसे रैपिड ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन 1981 के बाद ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगी। अब सवाल यह है कि 1981 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्यों कम होने लगी? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है फैमिली प्लानिंग के प्रति अवेयरनेस का बढ़ना। लोगों को ये समझ में आने लगा कि छोटे परिवार से जीवन बेहतर हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है एजुकेशन का बढ़ना, खासकर फीमेल लिटरेसी। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो वे फैमिली साइज को कंट्रोल करने के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स शुरू किए, जैसे फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स, हेल्थ सर्विसेज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिनका पॉपुलेशन कंट्रोल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अर्बनाइजेशन भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि शहरों में जीवन का खर्च ज्यादा होता है और लोग छोटे परिवार को प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही ग्रोथ रेट कम हो रही है, फिर भी टोटल पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। इसका कारण वही लार्ज पॉपुलेशन बेस है। जब पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ी सी ग्रोथ भी लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ देती है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें भविष्य की प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो यह एक स्ट्रेंथ बन सकती है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए, तो यह एक बड़ी चैलेंज भी बन सकती है। विद्यार्थियों, जब हम पॉपुलेशन को समझते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पॉपुलेशन कभी भी स्थिर नहीं रहती, बल्कि यह हमेशा बदलती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये बदलाव 3 मुख्य प्रोसेसेस के कारण होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर किसी देश की पॉपुलेशन को बढ़ाते, घटाते और उसकी स्ट्रक्चर को बदलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ रेट की, जिसका मतलब होता है प्रति 1000 लोगों पर एक साल में होने वाले लिव बर्थ्स की संख्या। भारत में ट्रेडिशनल रूप से बर्थ रेट काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि पहले के समय में लोग बड़े परिवार को प्रेफर करते थे। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, बच्चों को आर्थिक सहारा मानना और एजुकेशन की कमी। हाई बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, पॉपुलेशन उतनी तेजी से बढ़ती है। अब आते हैं डेथ रेट पर, जिसका मतलब है प्रति 1000 लोगों पर एक साल में होने वाली मौतों की संख्या। पहले के समय में डेथ रेट भी काफी ज्यादा था, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, डिजीजेस का इलाज सीमित था और सैनिटेशन की स्थिति भी खराब थी।
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन की सुविधा बढ़ी, सैनिटेशन बेहतर हुआ और फूड अवेलेबिलिटी भी बढ़ी। इन सभी कारणों से डेथ रेट में काफी गिरावट आई। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, जब बर्थ रेट हाई रहता है और डेथ रेट अचानक कम हो जाता है तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। यही कारण है कि भारत में एक समय रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, यानी लोग ज्यादा पैदा हो रहे थे लेकिन कम मर रहे थे, जिससे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। अब तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है माइग्रेशन, जिसका मतलब है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में लोग एक ही देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल माइग्रेशन में लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। भारत में सबसे कॉमन माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यानी गांव से शहर की ओर जाना। इसके पीछे दो प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स वे होते हैं जो लोगों को अपने स्थान से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फैसिलिटीज आदि। वहीं पुल फैक्टर्स वे होते हैं जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर और इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस। माइग्रेशन का पॉपुलेशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देता है, क्योंकि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बसते हैं। दूसरा, यह एज और सेक्स कॉम्पोजिशन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अक्सर युवा लोग काम की तलाश में माइग्रेट करते हैं, जिससे सिटीज में वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अगर हम डेटा की बात करें तो 1951 में भारत की अर्बन पॉपुलेशन लगभग 17.29% थी, जो 2011 तक बढ़कर 31.80% हो गई। इसका मतलब है कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही मिलियन प्लस सिटीज की संख्या भी बढ़ी है, जो ये दिखाता है कि माइग्रेशन ने अर्बनाइजेशन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। इस प्रकार बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये तीनों प्रोसेसेस मिलकर पॉपुलेशन को लगातार बदलते रहते हैं और यही बदलाव किसी देश के डेवलपमेंट और प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट की बात करते हैं, जिसे हम एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें वे लोग आते हैं जिनकी एज 10 से 19 वर्ष के बीच होती है। भारत में ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लगभग कुल पॉपुलेशन का 1/5 हिस्सा इसी एज ग्रुप में आता है। इसका मतलब है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, जो देश के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश की फ्यूचर वर्कफोर्स बनते हैं। अगर इस एज ग्रुप को सही एजुकेशन, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि इसे डेमोग्राफिक एडवांटेज भी कहा जाता है। लेकिन इस एज ग्रुप के सामने कई सीरियस इश्यूज भी होते हैं। सबसे बड़ा इशू है मैलन्यूट्रिशन, यानी सही पोषण की कमी। इसके कारण बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा खासकर लड़कियों में अनीमिया की समस्या बहुत कॉमन है, जिससे उनकी हेल्थ कमजोर हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण समस्या है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई एडोलेसेंट्स को हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन और करियर के बारे में सही जानकारी नहीं होती, जिससे वे सही डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर इस स्टेज पर सही गाइडेंस न मिले तो उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान पॉसिबल है अगर हम सही कदम उठाएं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एजुकेशन। जब बच्चे एजुकेटेड होते हैं तो वे अपने हेल्थ, करियर और लाइफ के बारे में बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। दूसरा है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिनसे उन्हें न्यूट्रिशन, हाइजीन और हेल्थ के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके साथ ही बेटर न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। अगर एडोलेसेंट्स को बैलेंस्ड डाइट मिले तो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बेहतर होगा और वे फ्यूचर में एक हेल्दी और प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकेंगे। इसलिए एडोलेसेंट पॉपुलेशन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही देश का भविष्य है। अगर यह मजबूत होगा तो देश भी मजबूत बनेगा। विद्यार्थियों, जब भारत में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, तब सरकार ने यह महसूस किया कि केवल पॉपुलेशन को गिनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लागू किया। इस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य केवल पॉपुलेशन को कम करना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी था। इस पॉलिसी के तहत सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए।
इसका कारण ये है कि जब बच्चे एजुकेटेड होते हैं तो वे फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस लेते हैं, छोटे परिवार को प्रेफर करते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। एजुकेशन पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, यानी छोटे बच्चों की मृत्यु दर को घटाना। इसके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज को मजबूत करना, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाना और मदर्स तथा बच्चों को प्रॉपर केयर देना जरूरी था। जब पेरेंट्स को यह विश्वास होता है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो वे ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत महसूस नहीं करते। इस पॉलिसी का एक और बड़ा लक्ष्य था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी सभी बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराना। इससे डिजीजेस को रोका जा सकता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है। हेल्दी पॉपुलेशन ही प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बन सकती है। इसके अलावा पॉलिसी में ये भी कहा गया कि मैरिज एज को डिले किया जाए, खासकर लड़कियों के लिए। जब शादी देर से होती है तो बच्चों की संख्या कम होती है और मदर्स की हेल्थ भी बेहतर रहती है। साथ ही फैमिली प्लानिंग मेथड्स को प्रमोट किया गया ताकि लोग अपने परिवार का साइज खुद डिसाइड कर सकें। इस प्रकार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का फोकस केवल पॉपुलेशन कंट्रोल पर नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर और ओवरऑल डेवलपमेंट पर है। ये पॉलिसी हमें ये सिखाती है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट का सही तरीका लोगों को जागरूक और सशक्त बनाना है, न कि केवल संख्या को कम करना। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि पॉपुलेशन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह लोगों, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन ये तय करती है कि किसी देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी, रिसोर्सेज का उपयोग कैसे होगा और सोसाइटी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि हमारे पास एक विशाल वर्कफोर्स है जो देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकती है और एक बड़ा मार्केट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लेकिन चैलेंज इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी समस्याएं पैदा होती है। हमने ये भी देखा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जबकि कुछ में बहुत कम। ये हमें ये सिखाता है कि फिजिकल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट, सॉइल और रिलीफ तथा ह्यूमन फैक्टर्स जैसे एजुकेशन, जॉब्स और फैसिलिटीज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का धीरे धीरे कम होना एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और फैमिली प्लानिंग अपना रहे हैं। लेकिन फिर भी टोटल पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है क्योंकि बेस पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इसलिए हमें और अधिक इफेक्टिव मेजर्स अपनाने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा: पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, एजुकेशन और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना और रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस बनाना। अगर हर क्षेत्र में समान अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो पॉपुलेशन का प्रेशर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी पॉपुलेशन होती है, लेकिन केवल तब जब वो पॉपुलेशन हेल्दी, एजुकेटेड और स्किल्ड हो। इसलिए सही पॉपुलेशन मैनेजमेंट ही हमारे भविष्य की कुंजी है और यही हमें एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बना सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।